नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। पूरे देश को दहला देने जैसी घटना लगभग घट ही चुकी है। आपको अगर याद होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र के एक मंत्री नवाब मलिक, जिन्होंने ये कहा था कि हम बहुत बड़ी जानकारी देंगे, उसके पहले, दिवाली के पहले, वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के विरोधी पक्ष नेता भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने दिवाली के पहले कहा था कि हम एक बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले हैं। यानी कुछ ज्यादा ही जबरदस्त वो जानकारी देने वाले थे, जो उन्होंने कल दी इसी नवाब मलिक के खिलाफ, कि उनके अंडरवर्ल्ड से किस तरह के ताल्लुकात है और उन्होंने जो वहां पर संपत्ति खरीदी अंडरवर्ल्ड के लोगों से, तथाकथित दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से उन्होंने संपत्ति खरीदी, खास करके उन लोगों से जिन्हें टाडा कानून के तहत जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, और वो संपत्ति सरकार ने वहां की जब्त करनी चाहिए थी। लेकिन यही राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वहां पर सत्ता में थे, तो सरकार उस संपत्ति को जब्त करे, अपना कर्तव्य पूरा करे, उसके पहले ही वहां पर वो संपत्ति कौड़ियों के दाम पर इन्हीं नवाब मलिक साहब ने खरीद ली। इस तरह के देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए थे। एक प्रॉपर्टी के, एक जमीन के उन्होंने कागजात दिए थे, जिसके बाद और 4 जमीनों के और इसी तरह के व्यवहार हुए प्रॉपर्टीज के। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया था और उन्होंने कहा था कि हम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने ये कागजात पेश करेंगे और उन्हें कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। खैर, ये प्रकार जो भी हो, इसके तुरंत बाद ये जो नवाब मलिक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा था कि हमें जो प्रॉपर्टी लेनी थी उसके पावर ऑफ अटॉर्नी वो टाडा वालों के पास थे, और एक दूसरे जो कि दाऊद इब्राहिम के बहन के फ्रंटमैन जाने जाते थे पटेल, उनके पास थे, सलीम पटेल। और जिनके ऊपर टाडा लगा था उनका नाम कुछ सरदार शाह अली खान, इस तरह का नाम बताया जा रहा है। और हमें वो क्या करते थे क्या नहीं, हमें उस प्रॉपर्टी से मतलब था। और वहां पर एक शराब की दुकान भी थी, और हमारे धर्म के लोगों ने कहा कि हमारे धर्म में इस शराब की दुकान नाजायज है, गलत है, तो हमने उसे ज्यादा पैसे देकर के, ज्यादा दामों पर खरीद के उस दुकान को फिर बंद कर दिया। तो ये अच्छाई का काम उन्होंने किया, लेकिन जो गैरकानूनी काम किया उस बारे में उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो कागजों में दर्ज है। अब उनके रिश्ते थे नहीं थे, इस बारे में वो जहां शिकायत करना चाहे उससे हम डरते नहीं, आप सीबीआई में कीजिए, एनआईए में कीजिए, जहां भी कीजिए, ऐसे उन्होंने कह दिया था। खैर, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कल सुबह, यानी आज सुबह 10 बजे, वो भी बहुत बड़ी जानकारी कि देवेंद्र फडणवीस के किस तरह से अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात हैं। उस विषय में उन्होंने काफी सारी जानकारी दी कि किस तरह महाराष्ट्र के राज्य सरकार के जो मंडल महामंडल हैं, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डेवलपमेंट बोर्ड है, उसका अध्यक्ष एक मुन्ना यादव को बनाया गया देवेंद्र फडणवीस द्वारा, और ये नागपुर के बहुत बड़े गुंडे हैं वगैरह वगैरह, उन्होंने काफी सारे आरोप लगाए। खैर, ये आरोप अपनी जगह पर है। उस विषय में यही मुन्ना यादव ने स्पष्टीकरण मीडिया को दे दिया, लेकिन इससे बहुत बड़ी जानकारी आई कि एक व्यक्ति का नाम इन्होंने बताया, जिसका नाम बताया जाता है रियाज भाटी, और ये दाऊद गैंग का गुर्गा है, यहाँ पर फ्रंटमैन है, महाराष्ट्र में, मुंबई में या भारत में। और ये देवेंद्र फडणवीस के हर कार्यक्रम में दिखता है और दिखता था। ये उनके क्या ताल्लुकात है, और उससे भी बड़ा खुलासा उन्होंने, बहुत बड़ी बात कह दी, जो कि पूरे भारत के ऊपर उसका परिणाम हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि ये तो रिश्ते थे, ये थे, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, हालांकि वो ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के साथ अब भी रिश्ते हैं, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस समय भी ये साथ ही में रहा करते थे, बल्कि उनके डिनर टेबल पे भी ये बैठे हुए रहते थे, साथ में खाना खाते थे। इस प्रकार के आरोप तो उन्होंने किए ही किए, लेकिन दिल दहला देने वाला जो आरोप उन्होंने किया वो ये कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी मुंबई के दौरे पर थे, यानी मुंबई आए गए हुए थे, तो मुंबई में उनके कार्यक्रम में अगर उनसे कोई भी मिल सकता था तो उसे, उसका क्लियरेंस स्टेट और सेंटर, यानी केंद्र के और राज्य के इंटेलिजेंस एजेंसीज के स्कैनिंग हुए बगैर वहां तक जाना, पहुंच पाना और मोदी जी से मिल पाना असंभव था, और आज भी असंभव है। लेकिन उसके बावजूद ये जो व्यक्ति है रियाज भाटी, यानी दाऊद का गुर्गा, ये न सिर्फ मोदी जी से मिला, न ही सिर्फ वहां तक पहुंचा, लेकिन उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। इस तरह के आरोप ये बहुत ही बड़े और संगीन आरोप है,
और उनका ये कहना था कि ये जो व्यवस्था थी ये देवेंद्र फडणवीस ने करवाई थी। इस तरह की व्यवस्था अगर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह की कोई भी व्यवस्था करवाई हो तो ये बहुत ही दहला देने वाली जानकारी है और ये अपने आप में ये बहुत बड़ा गलत काम है। अगर देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह का कोई भी गलती भी हुई हो तो भी उन्होंने सामने आकर के इस विषय में जानकारी देनी चाहिए। हमें ये उम्मीद थी और जनता को भी ये उम्मीद थी कि इतने बड़े आरोप लगने के बाद, यानी ये आरोप के साथ उन्होंने एक दो आरोप और जोड़ करके लगाए। उन्होंने ये कहा कि इसी जो रियाज भाटी है इनके ऊपर 2 बार मामला दर्ज हो गया। एक बार तो ये 2 जाली पासपोर्टों के साथ एयरपोर्ट पर पकड़े गए, उसमें से भी ये तुरंत छूट गए। और दूसरा एक केस इनके ऊपर बताया जा रहा है कि ये डुप्लीकेट करेंसी यानी जाली नोटों के साथ 14 करोड़ 56 लाख के जाली नोटों के साथ ये पकड़े गए थे। बीकेसी मुंबई का बहुत ही सेंट्रल इलाका है, महत्वपूर्ण इलाका है, वहां पर ये पकड़े गए थे। लेकिन इस मामले में उनके खिलाफ कुछ इस तरह दिखाया गया कि 8,80,000 की चाइल्ड करेंसी यानी बच्चे लोग जो खेलते हैं इस तरह का कुछ दर्ज करके और 2 दिनों में इन्हें जमानत मिल गई। और उनका ये कहना है कि उस समय भी डीआरआई जिन्होंने ये केस बनाया था उस समय समीर वानखेड़े वहीं पर थे और देवेंद्र फडणवीस के इन्फ्लुएंस और दबाव की वजह से उन्होंने ये जमानत होने दी 2 दिनों के अंदर और रिकॉर्ड का मैनिपुलेशन किया। और वो जाली पासपोर्ट वाले केस में भी देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री होते हुए मदद की है इसी रियाज भाटी को। इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस पर लगाए हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर परिणाम कारक उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं। और बाकायदा उन्होंने वो फोटो जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं रियाज भाटी के, वो भी उन्होंने डिक्लेयर किए, जाहिर किए। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की गंभीर जानकारी जब बाहर आ रही है, देखिए मसला अलग है कि राजनीति के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता राष्ट्रवादी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसके पहले शुरुआत जो हुई थी वो ये राष्ट्रवादी के जो प्रवक्ता है और महाराष्ट्र के मंत्री हैं नवाब मलिक, इन्होंने ये आर्यन खान के मुद्दे को लेकर के ये शुरुआत की थी समीर वानखेड़े के ऊपर। और समीर वानखेड़े के ऊपर तो अनाप शनाप उनके पिता पर, उनके पत्नी पर और उनके बहन पर भी आरोप लगाए थे। उनके धर्म परिवर्तन इत्यादि, उनके पिताजी के धर्म परिवर्तन पर भी उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे। और उनके ऊपर ये भी आरोप उन्होंने लगाए थे कि इन्होंने धर्म परिवर्तन करके शेड्यूल कास्ट का दिखा करके और ये नौकरी हासिल की और किसी और शेड्यूल कास्ट के इंसान को इस अपॉर्चुनिटी से वंचित रख दिया। खैर, वो विषय अपनी जगह पर था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एक मोहित भारतीय पर आरोप लगाए तो मोहित भारतीय ये पूर्व पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के। अब अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्होंने पूरी जानकारी होटल ललित की जब डिक्लेयर की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने एक 100 करोड़ का मानहानि का दावा भी किया है इसी नवाब मलिक पर। खैर, ये जो भी हो, इसके सब होते हुए इन्होंने ये एक दावा किया नवाब मलिक जी ने कि इनके जो भाई हैं रियाज भाटी, जिनका हैदर अराफात नाम बताया जा रहा है, इन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया मौलाना आजाद माइनॉरिटीज फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, यानी फाइनेंशियल अथॉरिटी का राज्य सरकार के तहत इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का पद दिया गया, वो तो अपनी जगह पर एक अलग मसला है। लेकिन इस तरह की सारी नियुक्तियां की, जबकि ओरिजिनल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और ओरिजिनल कार्यकर्ता थे, जो 30-30, 40-40 साल से, उन्हें सभी को दरकिनार कर दिया गया। ये आरोप में दम है। ये बात सही है कि ओरिजिनल लोगों को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन का उन्होंने कचरा कर दिया है और वहां पर आज कोई भी ओरिजिनल लोग न पार्टी का काम करते हैं न पार्टी के काम के लिए जाने को तैयार है। लेकिन मेन मुद्दा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का भंग होना। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये माना जा सकता है कि इसी रियाज भाटी ने एक तरह की रेकी कर दी प्रधानमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था की। लेकिन भले ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस उस समय के मुख्यमंत्री के द्वारा ये पास हासिल की हो वहां तक पहुंचने की, अंदर जाने की, मिलने की वगैरह, लेकिन क्योंकि अगर पैसे चोरी किए हों, आज तो आपको मालूम है कि 2 लाख से ज्यादा कैश अपने पास नहीं रखी जा सकती, जो इनकम टैक्स के कानूनों में बदलाव लाया हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने अगर 8 लाख या 10 लाख की चोरी कर ली हो और 2-2 लाख करके वो बैंक में हर हफ्ते भरते जाए और वो 8 लाख इनकम दिखा करके और अपने
रिटर्न्स में किसी तरह से वो डिक्लेयर करे कि कहाँ ना कहीं से ये इनकम आया, वो खेती से आया, किसी और तरीके से आया, कुछ ट्रेडिंग कर दी मैंने आपस में, उसमें से आ गया, और वो पैसा वाइट कर दे। लेकिन क्योंकि ये कैश वाइट हो गई तो वो जुर्म तो खत्म नहीं हो गया। यानी भले ही वो पास लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गए, लेकिन गलत तो गलत होता है। इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, लेकिन उन्होंने जो महाराष्ट्र विधानसभा असेंबली के, स्टेट असेंबली के जो चीफ व्हिप है एडवोकेट आशीष शेलार, उन्हें ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने को कही इस सभी विषयों पर जवाब देने के लिए। एडवोकेट आशीष शेलार ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रयास किए कि ये जो आरोप हैं इन्हें नलिफाई कर दिया जाए या इनकी जो ग्रेविटी है उसे कम किया जाए। यानी एक तरह से जवाब देने का प्रयास उन्होंने बखूबी किया। उन्होंने तो जो देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाए थे गैंगस्टर्स से, देशद्रोही लोगों से ये प्रॉपर्टीज लेने के, क्योंकि वो वैसे भी जब्त होने जा रही है, अब भले इन्होंने ले ली हो तो भी वो मसला अलग है, लेकिन इन्होंने कहा कि उसकी सच्चाई के साथ बाहर आकर के उस चीज को माने और कबूल करें। लेकिन इन्होंने घुमा फिरा के माना था। लेकिन जहां तक ये प्रधानमंत्री मोदी के जो सुरक्षा भंग का जो सवाल है रियाज भाटी का, इस पर उन्होंने ये फोटोग्राफ दिखाए कि ये सम्माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के साथ है, शरद पवार के साथ है और कई सारे नेताओं के साथ और उनके बच्चों के साथ में फोटोग्राफ है। माना कि ये हो सकता है कि इन लोगों के साथ उनके फोटोग्राफ हों, लेकिन उससे ये लोग मैले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि देवेंद्र फडणवीस ने भी मैला होना जरूरी है। सवाल यहाँ कोई छोटी मोटी बात का नहीं हो रहा है, यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का हो रहा है, और उसमें अगर इस तरह की कोई भी इंटरफेरेंस होती है या देशद्रोही की तरफ से कोई भी बीच में अगर आकर के सर्वे करके जाता है या रेकी करके जाता है, सवाल इसका हो रहा है। किसी नेता का दाऊद के किसी गुर्गे के साथ ताल्लुकात है, ये एक विषय अलग है, उनके ऊपर जांच होगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने गलत काम किया है तो ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का भंग, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इससे दूसरे नेताओं के साथ वो फोटो दिखा करके उस मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। यानी उद्धव ठाकरे जी की अगर हम इंक्वायरी नहीं करेंगे केंद्र सरकार, तो देवेंद्र फडणवीस की भी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, ये कोई मसला नहीं हो गया, ये कोई बात नहीं बनती। जिन्होंने नियमों का, कानूनों का भंग किया है, कथाकथित तौर पर उन्हें पास या व्यवस्था करके दी है प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की। हमने प्रधानमंत्री मोदी और इसी रियाज भाटी का जो फोटो है वो अपने इसी वीडियो के थंबनेल पर लगाया हुआ है, आप उसे वापस से देख सकते हैं। जब आपने क्लिक किया उसके पहले वही थंबनेल दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह का गलत काम अगर देवेंद्र फडणवीस ने किया है तो उन्होंने जाहिर स्वरूप में भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता से मतदान लेकर के, वोट लेकर के चुन के आते हैं। इस तरह के गैर जिम्मेदार एटीट्यूड या इस तरह का बेजवाबदारी का काम की अपेक्षा भारत की जनता उनसे नहीं करती। और आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक और बात बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या इसी तरह किसी का नाम लिख करके कि आई कैन नॉट फाइट विद द पिग, यानी मतलब सुअर से नहीं लड़ना चाहिए, डुक्कर से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर लड़ते हैं तो गंदगी तो हमें लगती है, प्लस साथ में डुक्कर को अच्छा लगता है, मजा आता है। खैर, ये तो नवाब मलिक के विषय में अगर ये इनका ये था सूचक एक ट्वीट था, तो ये तो पहले ही इस तरह के लोगों से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये रियाज भाटी जिसके साथ ये खाना खाते थे या जिसकी व्यवस्था इन्होंने की, ये सब बातें उन्हें तब ध्यान में आनी चाहिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता है जो राष्ट्रवादी पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं, कांग्रेस से आए हुए, शिवसेना से आए हुए और कई सारे पार्टियों से आए हुए, क्या उन्हें भेजा गया है वहां पर पार्टी की व्यवस्था को खराब करने के लिए? कृष्णा हेगड़े जो कि मुंबई के विले पार्ला में एमएलए हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, वो एक राष्ट्रवादी के बड़े नेता को, जिसे कि महाराष्ट्र प्रदेश का पद दिया गया है, उसके थ्रू यानी उसके द्वारा वो मुख्यमंत्री के बंगले पर ले जाए गए और उन्हें इस तरह का फ्री एक्सेस मिला वर्षा बंगले पर। दिन रात वो कभी भी आते जाते थे, वहां की पूरी जानकारी उनके पास होती थी। और हम जिस महाराष्ट्र प्रदेश के पदाधिकारी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी फ्री एक्सेस हुआ करता था। अभी ये कृष्णा हेगड़े ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं वहां बन पाई, तो उसके बाद उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया और वहां की पूरी जो इन एंड आउट उन्हें जानकारी थी देवेंद्र फडणवीस और उनके कुकर्मों के बारे में या जिस भी कर्मों के बारे में, उन्होंने वो जरूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब को ये जानकारी जरूर मुहैया कराई होगी, दी होगी।
और वही जानकारियां नवाब मलिक तक पहुंचती होगी। उन्होंने एक और आरोप लगाया कि 200 करोड़ की बहुत बड़ी बेनामी संपत्तियां वर्ली जैसे मध्यवर्ती इलाके में, मुंबई बेसिक शहर के, मेन शहर के 200 करोड़ की बेनामी संपत्तियां देवेंद्र फडणवीस की है और समय आने पर हम उसका सबूत भी देंगे और वो सब एक्सपोज भी करेंगे। तो इस तरह की ये पूरी घटनाएं हो रही है महाराष्ट्र में। तो हमें जो इसमें मेन मुद्दा लगा वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सुरक्षा का भंग हुआ है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर ये जरूरी है कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय ये देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जैसे जेपी नड्डा हो या फिर वो तो अध्यक्ष नहीं है, अखिल भारतीय अध्यक्ष, लेकिन नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो और भी सारे जो केंद्र के पदाधिकारी है वो सख्त से सख्त कार्रवाई देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ करे, ये हमारी अपेक्षा है। वरना एक गलत नैरेटिव सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस नैरेटिव को अगर आगे नहीं जाने देना है तो अभी के अभी जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। चाहे इन्हें विरोधी पक्ष नेता के पद से हटाना पड़े, चाहे इस जैसे इंसान को अगर पार्टी से बाहर निकालना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन गलत तरह का जो जहां पर नैरेटिव सेट हो रहा है देश के हित के लिए, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये इस तरह की गंभीर जानकारी हमें जब प्राप्त हुई तो हमें लगा कि हमारे सभी दर्शकों के सामने ये सब जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि देश हित की बात करना तो हमारे खून में है और हम भली भांति जानते हैं कि देश हित यानी पूरे जनता का हित, संविधान में जो गड़ी हुई चीज है, जो उसका मेन सब्सटेंस है, जो कोर है संविधान का, वो यही है कि देश का हित, जनता का हित, और वही है संविधान के लाइन पर चलना। उसी लाइन से हमारी सोच है, उसी दिशा में हमारी सोच है। तो हमने वही सब ध्यान में रख करके हमारे इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज किया है ताकि सही सही जानकारी पूरे भारत की जनता तक पहुंच सके। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि भारत के हर इंसान तक, हर नागरिक तक भारत के ये सही सही जानकारी प्राप्त हो सके। आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब इसे करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन का लिंक है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख करके सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।